सभी को नमस्कार। आज के जो हमारा एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन पैनल डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य है कि कोविड मैनेजमेंट की कोविड की जो सेकंड वेव आई है उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना पब्लिक की और हमारे जो फेटर्निटी है उसमें, और अवेयरनेस लोगों को अवेयर करना इसके किस तरह से हम आगे से बच सकते हैं और किस तरह से हम इसका मैनेजमेंट और उसके सब प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से करें। इसके लिए हमने इसी सीरीज में जो पहला आज का जो पैनल डिस्कशन रखा गया है वो है कोविड मैनेजमेंट के टेक्निकल और उसके कॉम्प्लिकेशन। तो आज की बैठक में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश मीणा सर, जो हमारे नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सर का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हमारे मध्य में है हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विशंबर सर, आपका नमस्ते। हम पैनलिस्ट का मैं परिचय कराना चाहूंगा। जो पैनलिस्ट हमारे मध्य डॉक्टर रवि कृति जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में। सर आपका स्वागत है। डॉक्टर रवि कृति, नमस्कार सर, आपका स्वागत है इसमें। सर का शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय सर, वो है प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। नमस्कार। बोले ज्यादा बात। नमस्कार। आगे से आपका। तीसरे हमारे पैनलिस्ट है डॉक्टर रोहित कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। आपका स्वागत है। नमस्कार। चौथे हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रभात सिंह, जो कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिव इंटेंसिविस्ट हैं कोलकाता में। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हमारे पांचवें पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर हैं IMS BHU में। आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सभी से आग्रह रहेगा मेरा कि जो सब म्यूट रखें, जिनको बोलने का मिले सुने, और वो ही अपना ऑडियो ऑन रखें। बाकी सब अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा। जो कोविड-19 की सेकंड वेव में जिस तरीके से हमारे देश को प्रभावित किया है वो सभी के सामने विदित है कि ये जो वेव है इसमें किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये वेव में इस वायरस ने जो नया म्यूटेंट आया ने हर एज ग्रुप में सभी को प्रभावित किया है, और प्रभावित ही नहीं किया, इसमें मोर्टेलिटी हुई है। यंग हमारे चिकित्सक समुदाय से भी लोग गए हैं और आम जनता में भी खूब ज्यादा प्रभावित इसको किया है, और गांव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो उसी पे चर्चा के लिए मैं हमारे पैनल कुछ सवाल पे वो चर्चा कर। तो सबसे पहले मैं उपाध्याय सर से आग्रह करूंगा कि वो कोविड की जो सेकंड वेव आई है उसमें किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से उसका साइंस जी उसने हमारे देश को किस तरह से अफेक्ट किया है। तो सर कमलेश उपाध्याय। एक एनएमओ मंत्र है सर, सब शुरुआत करें। हाँ जी सर। शैलेनी जी एनएमओ मंत्र करवाते। प्रणाम सभी को। पहली पंक्ति मेरे पीछे दोहराएंगे, दूसरी पंक्ति से साथ में बोलेंगे। एनएमओ मंत्र करूं। नात्वहं कामे राज्यं नात्वहं कामे राज्यं ना स्वर्गं ना पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्।
म्यूट हो गया। आदरणीय अब्दुल जी, आदरणीय कुसुम जी, हमारे सभी पैनलिस्ट और हमेशा हकीकत और फर्ज की बात करने वाले जो योगी योद्धा जो जुड़े हुए हैं आज इस वेबिनार के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो सभी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कोविड-19 महामारी, basically in last 200 years there were 10 pandemics, and this is one of the pandemic where the movement of the people and other than the health, other aspects of life were affected more because of lockdown of the whole world, country, state, to the city level, and now there are curfew in some of the areas. This coronavirus was first of all detected in 1960. For 40 years, this virus affected only upper respiratory tract. Fever, headache, body ache, cough, diarrhea, red eye, some sinus infection, nasal congestion, some nasal discharge, throat pain, that's all. And in 2003, for the first time, this virus trickled down from upper respiratory tract to lower respiratory tract, affected lung and affected non-ciliary epithelium of the lung, and that is a gas section area which is a beyond terminal bronchiole, known as respiratory bronchiole, non-ciliated epithelium of the lung. It was affected for the first time after 40 years. Virus got affected in that area, started pneumonia. This was a SARS-1 virus, severe acute respiratory syndrome coronavirus, and this virus was first time detected in China, the southern China, where Gundam province is there, and from fruit bat to human, and then human to human transmission was established. Lasted for 2.5 years and 9% mortality. That was 2003. 2004 up to mid 2005 it was lasted, and India was so far not affected in that virus. I was also trained at the time to deal with this zoonotic infections. This basically zoonotic infections. Any infection is transferred from animal to birds or any animal kingdom to human is known as zoonosis, and human to animal is known as reverse zoonosis or anthroposis. So it was a part of zoonotic infection. 2003, 2004, 2005, then 2006, 7, 8, 9, 10, 11 were without any corona outbreak across the world. And in 2012, it was not China, but this time the MERS-CoV, Middle East respiratory syndrome coronavirus came from Southern Arabia, South Arabia, and Southern Korea. Virus came from foot bat to camel to human. One host was added in that circuit, and that's how the outbreak was started. It was lasted for 4 years, 2012, 13, 14, 15, 16, and mortality was 35%. India was still not affected, and we were vigilant from that. And anybody who came from UAE after Hajj Yatra also, we started airport screening of the incoming passengers, and we follow up them for 14 days, and so far not a single case. Even today, there is not a single case of SARS-1 or the MERS-CoV in the whole country. That was basically 2012. So 2012 to 16, MERS-CoV started. 2017, 18 and 19 were without any pandemic, and in the end of 2019 December, again in China, in a Wuhan city, from fruit bat to human, case was reported, but one elderly around 68 years died, and on 7 January 2020, China declared as a SARS-CoV-2 virus, and pandemic was started. In India, the Chinese students came to Kerala. It was reported on 30th January, and on 19th March, Gujarat reported the first case. And in other part of the country, various states were there. That's how this virus was started.
and it initially affected Wuhan to. I was cutting that virus from Wuhan to Milan. Both are having a high population density of elderly people. Both are having an animal skin business, and that's how it was started from Wuhan. And then in Milan, Russia and China has got 40 kilometers border, and by land reached Russia also. From then Europe, and then America, and then India and Gujarat. That's how it was progress. And first day was that we did lockdown. The first virus does not move. It's a vector. Human beings moves. So we restricted the movement of human being, and that's how lockdown was started. Gujarat started lockdown 2 days. Then government of India, and we tried to restrict the virus, limited people. And it was case change for the first time from China to the Kerala. That was case change affected those who came in contact. That was relatives and healthcare workers. And now we are in a stage of a community spread from metro cities. Now in the coming days, it is already started. The community spread is already started, and in coming days, 130 crore people are there. Virus is going to touch everyone today or tomorrow, and that's how virus will always come in a wave. Second wave is always more dangerous. There's still more waves to come. We have to reach to the people of India with the vaccine, and that will reduce the damage to the citizens of country. Sir. थैंक यू सर. अब मैं डॉक्टर रोहित कुमार से जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको उनका ओपिनियन लेंगे इस बारे में कि किस तरह से इसका मैनेजमेंट रहा है और क्या मैनेजमेंट में अभी क्या लेटेस्ट प्रोटोकॉल क्या है और किस तरह से इसका मॉडरेट और सीवियर केसेस को मैनेज करें. एक्चुअली सर ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है about how this virus came to our country and how it has not just affected us, globally affected us. So it is a pandemic, meaning it is affecting all countries, and all countries are fighting. And there are few tools that we have in fighting this. We as doctors have a role, people have a role, and vaccination is one important strategy. जिससे ऐसे हम आज और चर्चा करेंगे. तो मैनेजमेंट का ना when it actually started तो हमारे पास इंडिया में पहले कुछ नहीं था. केसेस वर ऑल कॉमन था. रिमेंबर उस वक्त हम इस हॉस्पिटल में जब तो वर्क कर रहे थे तो भी मोस्टली थे वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स. उस वक्त हमारी एज की जरूरत होती थी. स्क्रीनिंग में भी हम पूछते थे कि अगर आप ट्रैवल करके आए हो तो मोर देन 2 वीक्स वी नीड टू डॉक्यूमेंट दैट, एंड इफ दैट इज देन इट इज नाउ स्प्रेडिंग. पहले से PCR था, फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, फिर रैपिड एंटीजन करने के लिए तो PCR जनरेटली है नहीं है तो now even are gradually evolving with time. So management, the government of India guidelines है but always devised with an idea to get की हर जगह follow हो जाए. So we don't ask OBG में PO2 कितना है, but we ask saturation flow पे saturation कितना है. We ask respiratory rate कितना है. And just based on these parameters, we are dividing the patient into mild, moderate, and severe. And उसके बाद हम manage कर रहे हैं. Good news or bad news, most of the cases are mild. So, जैसे सर ने कहा, I think Dr. Mukesh के साथ मेरा ये joke भी हो रहा है. This world has two kind of people: those who had COVID and those who will be having COVID. So, ये COVID हर किसी को छूने वाला है. कभी न कभी किसी को इन्फेक्ट कर ही देगा. क्योंकि हमारे जान पहचान वाले को, हमारे मरीजों को सबको करेगा. हम वैक्सीनेशन से शायद उनको बचाते हैं. बट अगर नहीं भी होता तो वन गुड थिंग इज टू मोस्ट पीपल द माइंड, एंड माइंड का मैनेजमेंट इज क्वाइट इजी. उनको बस जैसे डॉक्टर रोहित आपकी वॉइस योर वॉइस इज नॉट क्लियर. थोड़ा सा आई होप क्लियर नाउ. मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि जब माइल्ड केस होता है उसको मैनेज करना, जैसे सर ने कहा सोर थ्रोट है, अपर एयर में इन्वॉल्वमेंट है, तो वैसे मैनेज करना है. क्वाइट इजी टू मैनेज अ माइल्ड. प्रॉब्लम आती है मॉडरेट एंड सीवियर केसेस में जब ऑक्सीजन लेवल स्किप करते हैं. एट दैट टाइम देयर आर नाउ मल्टीपल ट्रायल्स व्हिच शो कि judicious use of steroids make a deal of a difference.
there are other drugs that have been tried. But the sheet transfer of therapy, the most important drugs there. There is two: oxygen, and oxygen is a drug. And the second thing is steroids. The third thing, if you ask me if I have to put a third thing, it is not remdesivir, it is anticoagulation. Fourth and fifth down the line, I will think of remdesivir plasma. Plasma I'm not really a big fan of. I'll discuss that. The reason being कि इस बीमारी के दो stages देखे गए हैं. एक है viremia वाला stage, जो viral replication हो रहा है, and that is the initial few days. Secondly comes a stage जब virus तो चला गया है, but cytokines आ गए, and this damage done by these cytokines. So I remember when our knowledge about this was evolving. पहले हम steroids का नहीं देख रहे थे, हम बस viremia सोच रहे थे, उस पर रेमडेसिविर का बहुत बात हो रही थी. प्लाज्मा का भी यही आइडिया था कि आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेके एक वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे. बट नाउ वी आर रियलाइजिंग कि अगर आपको कुछ दिन निकल गए, वायरिना वाला फेज खत्म हो गया, एंड जो साइटोकाइन स्टॉर्म वाला फेज है, उसमें फॉर दैट मैटर वायरस को मारने का, यू कांट किल अ वायरस व्हिच इज ऑलरेडी देयर, यू कैन न्यूट्रलाइज अ वायरस व्हिच इज नॉट देयर, but you can bring the storm down. So the idea behind that is steroids are still the sheet anchor of therapy. There are other therapies which have been tried, tocilizumab, varicoclucab, multiple drugs, multiple biologicals have been tried, but all said and done, steroids are the most effective drugs, but they have to be used only in moderate to severe cases at the minimum dose for the least amount of time so that steroid complications match. So to sum it up, it is just mild, moderate and severe, the simplest, using saturation and respiratory rate, mild to be managed as soon as possible. Okay, there are no comorbidities. अगर comorbidities है तो उसको कोविड केयर सेंटर में मैनेज करें, यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा किया जाए. एंड एक बारी पेशेंट इज इम्प्रूविंग तो उसको वापस यू कैन शिफ्ट बैक टू योर हाउस. एंड मॉडरेट टू सिवियर शुड बी आइडियली बी हॉस्पिटलाइज जहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी हो. डिपेंडिंग ऑन क्या सिवियरिटी है, तो मल्टीपल वेज ऑफ गिविंग ऑक्सीजन which can go right up to a ventilator, can be just nasal cannula, can be a ventilator mask, can be a face mask, can be a non-breathing face mask, can be a hydronasal cannula. And drugs में steroids very important, but to be used judiciously, and then anticoagulation is also a very important thing. So quickly, I'll just finish it up now. थैंक यू डॉक्टर रोहित. आपने डॉक्टर रोहित ने जैसे कि बताया कि कोविड मैनेजमेंट के मॉडरेट और सीवियर केसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं. तो जैसे कि इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो केसेस आ रहे हैं स्टेरॉइड्स का प्रॉपर डोजिंग नहीं है, जैसे स्टेरॉइड्स घरों पे ही लोग खाकर आते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है. तो हम आएंगे डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह के पास कि ऐसे केसेस आ रहे हैं जो स्टेरॉइड का मिस यूज करके हैं या स्टेरॉइड्स में एक्सेस यूज हो रहा है, घरों पे स्टेरॉइड लेके आ रहे हैं, तो उनमें कुछ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस का किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्ली मैनेजमेंट. तो डॉक्टर प्रभात कुमार सर अनम्यूट कर लीजिए सर डॉक्टर प्रभात. नमस्कार सतीश जी, विशंबर जी, सभी पैनलिस्ट, सभी को मेरा नमस्कार. जैसा मैनेजमेंट में डॉक्टर रोहित ने कहा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे कुछ केसेस जैसे आ रहे हैं कि काफी स्टेरॉयड खा के माइल्ड केसेस में भी बहुत सारे आ रहे हैं. जनरली माइल्ड केसेस में स्टेरॉयड नहीं खा के आना चाहिए. अगर वायरल लोड के लिए आजकल नया इंडिकेशन है, आप इनहेलर स्टेरॉयड कुछ दे रहे हैं, ब्यूटेसिनाइड वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है माइल्ड केसेस में. अदरवाइज जो है वो नहीं खा के आना चाहिए. और माइल्ड केसेस में आइवरमेक्टिन रिकमेंडेड कर रहे हैं, बट स्टेरॉयड माइल्ड केसेस में जनरली नहीं रिकमेंडेड कर रहे हैं. मॉडरेट टू सीवियर तो हॉस्पिटल में अपने आ ही रहे, वो अपने डायग्नोज कर ले रहे हैं. उस हिसाब से स्टेरॉयड जो है, स्टेरॉयड के डोजिंग भी मॉडरेट टू सीवियर में अलग अलग है. मॉडरेट थोड़ा सा मॉडरेट में स्टेरॉयड का डोज अलग है, सीवियर में थोड़ा बढ़ाते हैं. उस हिसाब से लो मॉलिक्यूलर वेट, हेपेरिन वगैरह सभी स्टार्ट करते हैं. तो बहुत ज्यादा स्टेरॉयड खा के बहुत केसेस तो नहीं मिल रहे. वैसे मोटा मोटी अवेयरनेस ठीक है, सही पा गए. फिर भी स्टेरॉयड खाने के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है स्टेरॉयड का, उसको अपना इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, शुगर आपका बढ़ सकता है, उसके साथ स्टेरॉयड में आपका फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसके साथ स्टेरॉयड काफी लेने के बाद आपकी अपनी मैंने एक लॉन्ग स्टैंडिंग खाने से, तो इन सबों को जो है आइडेंटिफाई करके मैनेज करना पड़ता है.
ड्यूरिंग एडमिशन हम लोग जब पेशेंट एडमिटेड रहता है तो हम लोग कुछ रेगुलर्स जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं, जैसे कि आइडियली सीबीसी, यूरिया कैटमिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटी, सीआरपी, डी डाइमेट्रोपाई, पीसीटी, IL-6 ये सब भेजते रहते हैं और 72 आवर्स वगैरह में रिपीट करते हैं ये सब। तो उसमें शुगर वगैरह रेगुलरली एडमिटेड पेशेंट का मॉनिटरिंग, शुगर का मॉनिटरिंग बहुत सही होना चाहिए। 3 बार बहुत पेशेंट का देख रहे हैं, अगर बहुत सारे देख रहे हैं नेग्लेक्टेड हो जा रहा है, सब चीज मैनेज कर रहा है, शुगर मॉनिटर नहीं कर रहा है, उसमें शुगर काफी हाई हो रहा है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जा रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन मैनेज नहीं कर रहा है। तो इन जनरल ये सब देख के आप ब्लड, आइडियली मॉडरेट केसेस जब भी हो तो उनको कल्चर्स वगैरह भेजना चाहिए, स्पूटम कल्चर्स भेजिए, ब्लड कल्चर्स भेजिए, यूरिन कल्चर्स भेजिए, प्रोकैल्सिटोनिन देखिए। प्रोकैल्सिटोनिन देखने, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि स्टेरॉइड देने से टोटल काउंट बढ़ जाता है, तो उसमें हमें लगता है कि नहीं टोटल काउंट बढ़ रहा है, ये इन्फेक्शन तो नहीं है, तो फिर यूज और जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक फिर आता है। तो प्रोकैल्सिटोनिन अगर रेज्ड है और फिर ये है, देन गो फॉर एंटीबायोटिक्स। कॉमनली एंटीबायोटिक हम लोग जो है यूज कर रहे हैं पाइब्रासिन, टाइजोबैक्टम, उसके साथ एक एटिपिकल कवरेज कर ले रहे हैं। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह ठीक है तो डॉक्सीसाइक्लिन दे रहा है, अदरवाइज जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन और कुछ केसेस में लिवोफ्लोक्सासिन भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। तो वैसे अपने इन्फेक्शंस को जो है, इन्फेक्शंस को फिर बाद में इन्फेक्शंस को मैनेज करना पड़ रहा है। साथ में अगर पेशेंट एडमिट होते होते मान लीजिए कि ठीक होते होते अचानक डिटेरियोरेट हो रहा है, तो डिटेरियोरेट जब होता है उस समय फिर से एक बार जो है ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, सारे कल्चर्स भेजने चाहिए और उसमें काउंट्स फिर से देखने चाहिए। प्रोकैल वगैरह के लेवल अगर इंक्रीज होंगे तो आपको एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ाना होगा। मोर देन 10 डेज अगर हो जाता है तो एक आप एम्पेरिकली भी एंटीफंगल स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में सीरम गैलेक्टोमेरान वगैरह ये सब आप भेज दीजिए और फंगल स्टडी, स्पूटम फॉर फंगल वगैरह ये सब भेज के, यही कॉमनली यही सब कॉम्प्लिकेशंस मिल रहा है स्टेरॉइड ज्यादा अपने जो यूज कर रहा है उसके कारण। धन्यवाद डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में म्यूकरमाइकोसिस, जो कि ब्लैक फंगस और एक व्हाइट फंगस का भी नाम बड़ा आजकल आने लग रहा है कि व्हाइट फंगस भी कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है। तो मैं डॉक्टर रवि कीर्ति सर जो HOD जनरल मेडिसिन एम्स पटना में, उनसे आग्रह करूंगा कि इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें इनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। पहले मैं इस पर म्यूकरमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन पर आने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ जो हमारे युवा साथी यहाँ आज मौजूद हैं उनके लिए जो बातें बताई गई हैं उनमें से कुछ बातों को मैं दोबारा बोलना चाहूंगा अगर आपके अंदर, क्योंकि जो माइल्ड केसेस हैं, हम जानते हैं कि अधिकांश केसेस माइल्ड ही हैं और हम में से कई लोग उनको देख रहे होंगे फोन पर। कई बार कई एनएमओ की इकाइयां हैं जो कि टेलीमेडिसिन की सर्विस दे रही है और मुख्य रूप से ऐसे केसेस को ही टेली कंसल्टेशन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो 1 मिनट मुझे उस पर दीजिए। सबसे पहले तो मैं दोहराना चाहूंगा कि हम कैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में अंतर करते हैं। तो अगर रूम एयर पर यानी कि बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन दिए हुए ऑक्सीजन की संतृप्तता 94% के ऊपर है और सांस लेने की गति 24 प्रति मिनट से कम है और मरीज को कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं महसूस हो रही, तो वो माइल्ड हुआ। इसके उलट अगर सांस लेने की गति 30 प्रति मिनट से अधिक है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो रूम एयर पर 90% से कम है और मरीज को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो सीवियर हुआ। और इन दोनों के बीच में जो है वो मॉडरेट हुआ, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा रूम एयर पर 90 से 94 तक हो या रेस्पिरेटरी रेट 24 से 30 के बीच हो और पेशेंट को कुछ सांस में अगर दिक्कत महसूस हो रही हो लेकिन सिवियरली ब्रेथलेस ना हो, तो ये हमारे मॉडरेट केसेस हैं। जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं इनका प्रबंधन किसी अस्पताल में ही हो सकता है।
इसलिए हमें माइल्ड केसेस के बारे में हमारे दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, खास करके जो लोग हॉस्पिटल के बाहर या टेली कंसल्टेशन से मरीजों को देख रहे हैं। तो इसमें मैं दो एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो कि ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि मॉडरेट एंड सीवियर केसेस इनको हॉस्पिटल जाना है, और ईश्वर की कृपा से अभी चूंकि केसेस कुछ कम गए हैं तो अब हॉस्पिटल में जगह मिल जा रही है। 2-3 हफ्ता पहले ऐसी स्थिति थी कि जिनको जरूरत है उनको भी नहीं मिल रही थी, पर अब प्राय जगह मिल रही है। माइल्ड केसेस को हम समुदाय में यानी कि अस्पताल के बाहर भी मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वास्तव में बहुत आसान है। इसमें हमें लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सा करनी है, अर्थात मरीज को बुखार है या सिर में दर्द है, शरीर में दर्द है, गले के अंदर दर्द है, हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। और एक औसत वजन के प्रौढ़ व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में हम 1 ग्राम तक पैरासीटामोल दे सकते हैं। प्राय लोग 650 मिलीग्राम देते हैं, लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, बुखार पूरी तरह कम नहीं हो रहा, और उसके बाद लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ऊपर से ले लेते हैं। मेरी समझ से और विज्ञान की समझ से वो ज्यादा हानिकारक हो सकता है कई बार। इसलिए बेहतर है कि हम पैरासीटामोल को एक अच्छे डोज में लें। 1 ग्राम एक बार में, एक 50-60 किलो का कम से कम अगर वजन है व्यक्ति का तो वो ले सकता है, और ऐसा वो दिन में 4 बार तक कर सकता है। किसी भी व्यक्ति में एक दिन में 4 ग्राम से अधिक देना उसके लिवर के लिए हानिकारक है, नहीं देना। जो कम वजन के लोग हैं या बच्चे हैं तो उनमें आप याद रखिए कि एक डोज 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के लगभग हो सकता है, उससे ज्यादा प्राय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज जरूरी है वो है निगरानी। पल्स ऑक्सीमीटर अब सर्वसुलभ हो गया है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा दिन में 2-3 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लोग देखें, और अगर वो 95 से 100 के बीच है तो अच्छी बात है। अगर उनको सांस में कठिनाई नहीं महसूस हो रही है और 95 से 100 के बीच है तो घबराने की बात नहीं है, कि घर में ही। इसके अलावा किसी भी दवा का इन मामूली माइल्ड केसेस में किसी भी दवा के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि हम उसका प्रयोग करेंगे तो मरीज को लाभ होगा। विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक, इनका किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इनसे कोई नुकसान भी नहीं है। यह हमारी सहज बुद्धि है कि संक्रमण से लड़ने के लिए पोषण अच्छा होना चाहिए तो हम ये दे देते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनसे किसी बहुत बड़े लाभ की अपेक्षा भी आप न करिए। किसी भी एंटीबायोटिक से वायरस मरने वाला नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, ये सब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन वायरस मरने वाला नहीं है इनसे। ये एम्स पटना के एचओडी। तो शुरुआती दिनों में इनको न दें। हाँ, कुछ 5-7 दिन के बाद भी बुखार अगर बना हुआ है या अगर कीला बलगम आना शुरू हो गया है, ये सोर छोड़ बढ़ रहा है, या अगर आप कुछ खून जांच करवाते हैं और उसमें आपके इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं, तब आप इन पर विचार करिए। और फिर एक ये मानकर कि हो सकता है कि सुपर इन्फेक्शन हो गया हो, अब एक बैक्टीरिया ने भी इन्फेक्ट कर दिया हो व्यक्ति को, यह मानकर आप कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एक ऐसा एंटीबायोटिक जो श्वसन तंत्र पर काम करे, यानी कि रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स जिनको हम बोलते हैं, अमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन आदि, या लिवोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन भी, इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन डे 1 से देना इस आशा में कि हम वायरस को इस एंटीबायोटिक के द्वारा मार डालेंगे, ये इससे कोई लाभ नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हमें लक्षणों के आधार पर पैरासीटामोल देना है और निगरानी रखनी है। सैचुरेशन अगर ड्रॉप करता है तो मरीज को अस्पताल जाना है।
बाकी मॉडरेट एंड सीवियर केसेस जैसा मैंने बताया और इससे पहले डॉक्टर रोहित ने बताया कि और डॉक्टर प्रभात ने बताया, इनका मैनेजमेंट अस्पताल में ही होगा। इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी अगर इनका सैचुरेशन से कम हो रहा है। इन मरीजों में स्टेरॉइड की भूमिका है, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर किसी एक दवा के लिए प्रमाण है कि लाभ पहुंचता है उससे, तो वो है स्टेरॉइड। रिकवरी ट्रायल में, बाद में अन्य भी कई ट्रायल्स हुए, सब ने ये कहा कि स्टेरॉइड से फायदा होता है और स्टेरॉइड से केवल उन्हीं रोगियों को लाभ होता है जिनको या तो ऑक्सीजन की या उससे आगे चलकर किसी प्रकार के वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उन्हीं रोगियों में स्टेरॉइड का लाभ पाया गया है। यहाँ तक कि रिकवरी ट्रायल जिसने पहली बार ये बात सामने जिससे आई कि स्टेरॉइड से लाभ होता है, उसमें जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि वस्तुतः जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी प्रयोग किया गया, तो वास्तव में ऐसे लोगों में मृत्यु दर पाया गया। यद्यपि सांख्यिकी की दृष्टि से वो अंतर जो था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन हमने जब हमें नुकसान का ट्रेंड दिखता है तो भले ही वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो, हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए। बीच में थोड़ा सा, खास करके ये जब दूसरी लहर आई और हम लोग घबरा गए थे, हमारी व्यवस्थाएं ओवरवेल्म हो गई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टेरॉइड के प्रति उदार रुख अख्तियार किया, थोड़ा लिबरल इस्तेमाल करना शुरू किया और माइल्ड केसेस में भी इसका प्रयोग हुआ। दूसरी तरफ स्टेरॉइड के डोज के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। रिकवरी ट्रायल में 6 मिलीग्राम प्रतिदिन रिकवरी ट्रायल में 6 मिलीग्राम प्रतिदिन की खुराक में इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि लगभग 40 मिलीग्राम प्रेडिसोलोन या 32 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडिसोलोन के बराबर है। और अभी तक ज्यादातर अच्छी गाइडलाइंस इसी खुराक की वकालत करती हैं, चाहे आप उसका इक्विवेलेंट डोज मिथाइल प्रेडिसोलोन का दें या डेक्सामेथासोन दें। कभी कभी जो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी स्थिति होती है कि अचानक मरीज की स्थिति, उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में बहुत अचानक वृद्धि होती है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, वैसी परिस्थिति में हम अपने विवेक का उपयोग करते हुए हायर डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके आईसीयू सेटिंग्स में। लेकिन ज्यादातर मरीजों के लिए 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिन में एक बार या उसके इक्विवेलेंट डोज में मिथाइल प्रेडिसोलोन ही उचित है। अच्छा, इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 10 दिन तक, या अगर उसके पहले मरीज डिस्चार्ज हो गया तो ये कितना अच्छा लग रहा है, यही चीज जब वो डिस्चार्ज हो गया तो स्टेरॉइड बंद कर दिया गया था रिकवरी ट्रायल में, अन्यथा 10 दिन तक और 10 दिन के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, कुछ केसेस इस प्रकार के होंगे जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अगर बनी हुई है तो हम स्टेरॉइड बंद करने में हम हिचकेंगे, तो वहाँ हमारा क्लिनिकल जजमेंट है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 10 दिन तक ही इसकी अवधि होनी चाहिए। एक प्रश्न अभी आया है चैट बॉक्स में कि क्या इसको टेपर करना है? तो आमतौर पर अगर 2 सप्ताह से कम, जबकि किताबों में 3 सप्ताह लिखा होता है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम 2 सप्ताह से कम यदि पूरी अवधि रही है स्टेरॉइड की, तो उसको टेपर करने की आवश्यकता नहीं है। उससे जो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस सप्रेशन का भय होता है, वो अगर 2 सप्ताह से कम की अवधि रही है तो उस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और हम स्टेरॉइड को एक बार में ही बंद कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ मरीजों में जहाँ 2 सप्ताह से अधिक की अवधि तक इसका प्रयोग किया। मैंने कहा था ना पुराना वाला अंडा खराब हो रहा है, तुम लोग मानते नहीं हो। पुराना वाला अच्छी है, पुराना वाला खराब है, चाहे मैं कोई बैठ गया। पढ़ा दे भाई, पढ़ा दे भाई।
खायला ह्या बेल है हम जो पहले तो बस ले लो वाले ले चाहे कर गेल रही है खायला परसों तो पूरा है ना हो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीन अरे मम्मी वो बहुत पुराने से जब हम तब बीमार थे ना तब कब खिरे उनकी दर्द ना यही था आर्टिफिशियल रवि सर की आवाज नहीं आ रही। है जाए तो ठीक है हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये चिरंजीव खंडेलवाल कौन है? हाँ सही आता सर फिर से जुड़े। Can I continue at some points? मेरी छठी Meanwhile, sir joins. हाँ कंटिन्यू करिए तब तक। हाँ जी। और ना स्टीरोइड की कुछ बातें मुझे थोड़ा ऐड करना है। नंबर 1, पहले 5 दिन में स्टीरोइड नहीं। मतलब कि It required inherent form of record. That's all. 5 दिन के बाद भी सभी को स्टीरोइड नहीं। बस सारे ये दिन नहीं पता है जो कि लोगों को कत दिन करके जन्ना है नो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सैचुरेट 4 होता है, तो सैचुरेट 94 कट ऑफ रखा है, काम करे चले ना तो एक्सरसाइज पे ध्यान रखा है। यदि आप घर पे बैठे हैं, 5 दिन हुआ, बुखार भी नहीं है, कुछ नहीं है, और एक्सरसाइज देखिए, अकेले मत कीजिए, किसी के सामने ऑक्सीजन सेचुरेशन मापिए, और हर 2 दिन में देखते हैं 6 मिनट तक। यदि चलने से भी एक्सरसाइज से भी यदि फॉल होता है, तो दैट इज आल्सो आफ्टर 5 डेज, दैट इज to be born as a red flag sign, and one can think of steroid. Number 1. Number 2, जहाँ CRP और D-dimer बढ़ता है, cycling बढ़ता है, in spite of no fever, sexual normal, वहाँ ये बस होना चाहिए. Number 2, and one thing is clear, not only 5 days, 5 days के बाद, ऐसी मैंने बात बताई वो, in admitted patients, we have to use steroid. हम संजय के बाद यही सीखे हैं, स्टीरोइड पहले था, अभी भी स्टीरोइड है, बीच में कुछ नहीं है। ये बात भी हमने सीखी है एक कोविड से। Steroid started in the at the 7-8 day onward, 7-8 day of illness. Then it is beneficial in preventing pulmonary fibrosis also. That is true. Then यदि आपके पास पेशेंट इज गोइंग फॉर साइटोकाइन स्टॉर्म, आपके पास टॉसी नहीं है, इटोलिजुमाब एनिजल फॉलिक आर नॉट गुड, तो टॉसी की क्राइसिस रहती है, उसी वक्त में आईसीयू के सेटअप में या पेशेंट की ऑन ऑक्सीजन नहीं है, वही संजोगों में फर्स्ट चॉइस 125 to 50 milligram up to that level of methylprednisolone, if you give for 3 days, that can be beneficial. So those can be had such cases where tocilizumab is not there. Not in all cases, I am very much clear. Once you are giving toci, where patient is breathless, acute deterioration of the breathlessness in 24 to 36 hours clinically, or SpO2, your oxygen requirement is increasing, SpO2 is falling. Number 2, number 3, your procalcitonin is normal. Total count may be high because of the steroid therapy, but EC, forget about EC. But if procalcitonin is normal and IL-6 is more, in that cases we have to think of the tocilizumab. That is for the cytokine storm. And once you are giving toci, then steroid, it is more potent than the steroid. So temporarily stop the steroids. There are a few points I want to add in this steroid therapy. Again, keep watch on potassium level and calcium also when they are giving steroid. It also produces sodium retention, so keep watch on blood pressure and sugar level also, already sir has mentioned. One thing was a prone position, it was not in every state, mild, moderate, severe, in every state of wherever possible, completely prone position, or if prone is not possible, lateral position will be beneficial in every mild, moderate, severe cases. We should try. And paracetamol, just I want to add, paracetamol in not every cases. We want to, steroid is going to mask our fever. Of the fever or persistence of the fever beyond 72 hours, both are red flag sign. He is likely to deteriorate. That's why once you are adding steroid, your fever may not be there. Same way, if you are giving
paracetamol for just headache and body ache, then fever may not come up on the surface. One important sign may be masked. So that is also to be kept in mind. Personally, I feel that headache and body ache can be treated with the plenty of liquids orally. Adequate hydration is sufficient, and if the fever is more than 101 degree, then the PCM, as I said, maybe up to 1 gram. But no round-the-clock PCM therapy, and less than 101 fever, you can go for the cold thing. In a practical way, I think we should follow, so that unnecessary rising spike should not be suppressed with the round-the-clock paracetamol therapy. That's all. थैंक यू सर। धन्यवाद रवि कीर्ति सर, जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के बारे में बताया और किस तरह से स्टेरॉइड का यूज़ करना है। उसमें कमलेश उपाध्याय सर ने भी बताया कि किस तरह से उसका करना है। अब हम आएंगे वैक्सीन्स पर कि वैक्सीन्स का इसमें क्या रोल है और वैक्सीन से हमें कितनी प्रिवेंशन मिलती है, कब हमें वैक्सीन लेना चाहिए, किसको वैक्सीन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। इस बारे में मैं डॉक्टर अभिषेक लाल पाठक से आग्रह लेकिन मैं एक केवल सेंटेंस जोड़ दूं। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह पटना से। वैक्सीन लेने इन स्पाइट ऑफ वैक्सीन टेकिंग so many doctors have died, at least in Bihar. Nearly 100 doctors have died in few weeks. In spite they have taken both sorts of vaccine. It is clear how it is happening. Yes, sir. Every but the role of vaccination is there. मैं मानता हूँ कि 100+ डॉक्टर्स इससे डेथ हुई है, लेकिन फिर भी हम वैक्सीन का रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीन डेफिनेटली प्रिवेंट। नमस्कार डॉक्टर हेलो। हाँ बोलिए डॉक्टर। हाँ अच्छा, मैनेजमेंट में एक पॉइंट को थोड़ा और हल्का इलेबोरेट करना चाहेंगे, वो ऑक्सीजन थेरेपी जो हम लोग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में अपने को टारगेट कितना ऑक्सीजन रखना होगा, बिकॉज बहुत हाई ऑक्सीजन जैसे बहुत जगह देख रहे हैं कि अभी भी 9900 जो टारगेट रह रहा है रख रहा है, ये इवन फर्दर लंग फाइब्रोसिस वगैरह को भी ये कर। तो टारगेट अराउंड 99 से 96 के आसपास रखे और सीओपीडी के केस में और कम अगर रखे 88 to 92। कुछ बैरोट्रोमा के केसेज आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग HFNC भी ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो कुछ माने न्यूमोमीडियास्टिनम, न्यूमोथोरैक्स के काफी केसेज आ रहे हैं इवन। तो उस केस में भी अगर जितना हो सके, अगर 88-90 के आसपास पेशेंट कंफर्टेबल है तो कोशिश करें कि HFNC वगैरह में ना जाए, कि सिंपल NRBM वगैरह से अगर मैनेज हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एक मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हुआ है इसको ट्रस्ट किया। ऑक्सीजन थेरेपी की बात आई है तो डॉक्टर प्रभात से एक क्वेश्चन आया कि इज देयर रोल ऑफ एनी रोल ऑफ मिथाइलिन ग्लू इन कोविड पेशेंट मैनेजमेंट? क्वेश्चन से बात में लेते हैं सर क्वेश्चन से बात में लेते हैं। चलो ठीक। हाँ जी सर, जी सर बताइए। ऑक्सीजन थेरेपी में बहुत बढ़िया बात बताया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एडल्ट मैनेजमेंट ऑफ द केसेस HFNC पहली बार आया है। इसलिए नॉर्मली नेजल कैंडिडा होती है तो 1 to 2 लीटर, जब नेजल प्रॉन्ग से जाता है तो अप टू 5 लीटर, दैट मास्क का या मास्क की देना भी है तो 5 से 10 लीटर या 15 लीटर तक जाता है। दैट वंस यू आर गोइंग फॉर HFNC, प्रणाम सर। 20 लीटर 30 लीटर अप टू 70 जी सर, जी सर। ऑक्सीजन इज गोइंग जी सर। एट अ हाई स्पीड। ठीक सर, ठीक सर। And that's true. If it is not humidified, then dryness can also produce cracks, and that will dry up the respiratory mucosa and increase the possibility of the mucormycosis. हाँ गई। For as I can point out, for every individual, because those who are not tolerating pipette properly, this patient must be avoided. As long as hospital clears the patients, then it's on bicep for 45 days, 60 days, and they gradually come out. So, HFNC was used more in the first half, but second half again, we are taking it pinch of salt. But there is a big role of HFNC in cases those who are not using biped. And because of the atherosclerosis, anosmia, they are so irritable, they will not keep the mask properly. We are the cases where in
have to offer them this thing. And of course, those are not pragmatic situation. But lab is always there. Patient just for the clinical setup. Those who are eatable, rest days, they are hypoxemic. Those who are easy, less COPD cases throughout this pandemic. So those who are COPD, they are basically calm, drowsy, and they are calmer. Anoxic patients, hypoxemic patients are basically eatable form. That's how sometimes in many places you may not have ABG also, and we can think clinically in this way. That's all. थैंक यू सर। डॉक्टर मुकेश, मैं छोटा सा इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो बेसिक प्रश्न किया गया था वो ब्लैक फंगस को लेकर था, म्यूकोरमाइकोसिस और बाकी फंगल इन्फेक्शन को लेकर था। तो इससे बचाव के लिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण है स्टेरॉइड का जुडिशियस उपयोग, जिसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा कर। दूसरा है ब्लड शुगर का ठीक से प्रबंधन होना चाहिए, इसका जिक्र किया गया है। और एक तीसरी और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन थेरेपी की बात आई है, कि ऑक्सीजन के प्रयोग जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो हमारे वातावरण में हर तरफ विद्यमान है। तो इससे बचने के लिए और बाकी संक्रमणों से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। और ऑक्सीजन से संबंधित एक तो बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं। पहला कि जो ह्यूमिडिफायर चैम्बर होता है उसके अंदर स्टेराइल वाटर का उपयोग करना है, टैप वाटर का नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस ह्यूमिडिफायर चैम्बर का सप्ताह में एक बार उसकी सफाई होनी चाहिए सोप वाटर और डिसइंफेक्टेंट के द्वारा। तो ये अब इस बारे में हम लोग पहले सजग नहीं थे, लेकिन अब हम सब लोगों को इस बारे में खुद सजग रहना होगा कि उसकी सफाई समय समय पर होती है कि नहीं, और उसमें पानी किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी बात, जो कि चूंकि हम लोग थोड़ा संसाधन सीमित वातावरण में काम करते हैं, कि जो ऑक्सीजन की ट्यूब होती है वो ध्यान दीजिए कि हर 2 मरीज के बीच उसको बदला जा रहा है। कई बार हम लोग अज्यूम कर देते हैं, लेकिन कई बार जल्दी में कोई मरीज आ गया या किसी कमी के कारण कई बार उसका दोबारा भी इस्तेमाल किया। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए स्टेरॉइड और ब्लड शुगर के अलावा ऑक्सीजन डिलीवरी में भी थोड़ी सफाई बरतने की आवश्यकता है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब डॉक्टर अभिषेक खाट सर से मैं आग्रह करूँगा कि सर भी थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में हमें बताएं, और जो कुछ पॉइंट इसके बारे में छूट गए तो उसके बारे में हमें बताएं। डॉक्टर अभिषेक पाठक। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आपका माइक ऑन नहीं। धन्यवाद। लेकिन वैक्सीन के बारे में काफी बहुत किया है, the only reason is this pandemic has allowed vaccines to develop very relatively short period of time. लेकिन जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में है, they have all proven beyond doubt कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। जितने भी वैक्सीन है, स्पेशली अब इंडिया में सारी वैक्सीन अवेलेबल होगी, लेकिन हमारी 2 मेजर वैक्सीन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें से कोविशील्ड के लिए कुछ थ्रोम्बोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर डेटा जनरेट होने लगा। उसके ऊपर रिस्क, उसके जो डेटा है वो रफली 0.03% और के आसपास प्रीलिमिनरी डेटा है। बट और उसमें भी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पेशेंट्स में ये देखा गया कि ये थ्रोम्बोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों प्रोटेक्टिव है, और परसेंटेज जो प्रोटेक्शन का रेट है इट वैरीज फ्रॉम roughly 75 to 78 to as high as 85%. So I don't think there is a doubt these vaccines are they going to be effective. I don't think they will. These studies they have I don't have they don't have any doubt कि क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। Vaccines currently are the only solution. और जो preliminary data आ रहा है अभी observational data वो ये दिखा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड, तो जिन्होंने 2 डोजेस वैक्सीन की ले रखी है,
उनको सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज से प्रिवेंशन मिल गई। ऑल्दो nothing is 100%, nothing is absolute. We've seen patients dying even after taking the 2 doses, लेकिन वो statistically significantly कम है। इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि हम ले कि न ले, लेना है क्लासेस कि किसको लेना है, रिस्क फैक्टर्स को ने किस क्लास को, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफिकली शुरू किया 45+, फिर 18+, और नाउ हम 18+ को दे रहे हैं। जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कहीं डिमार्केशन करने के भाई कौन सी वैक्सीन किसको लेनी चाहिए, तो स्पेसिफिकली जो इम्यूनो सप्रेस है या किसी को इम्यूनो सप्रेशन में है तो उनको नॉर्मली कोविशील्ड अवॉइड करते हैं, कोवैक्सीन देते हैं। लेकिन वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप अब सुपर ह्यूमन हो गए, यू बिकम अ सुपरमैन। ओनली थिंग इज कि आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन नॉट टू द ट्यून ऑफ 100%। तो आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लेनी है, लेकिन लेने के बाद जो नॉर्मल जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड-19 रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमारे एक क्वेश्चन समझ किया कि भाई क्या डॉक्टर्स ने दिया ऑर्डर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो डेटा हमें वेट करना पड़ेगा। कौन सी वैक्सीन दी, क्या एक ही बैच से सारी, अगर है तो आई एम नॉट श्योर, अगर हुआ है तो वी शुड इट कि भाई ऐसा क्यों डिसाइड करें क्या मैं दूँ कि नहीं, लेना है कौन सी लेना है, उसके ऊपर गाइडलाइंस बनी है। जैसे मैंने बताया भाई इम्यूनोसप्रेसेंट है नहीं है, कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है, इन चीज़ों में आप अपने डॉक्टर से मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी है, लेकिन लेनी है नहीं लेनी है उसके ऊपर डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ है गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज हो रही, कि भाई पहले बोला गया कि आप 28 दिन में लेनी चाहिए, फिर उस ड्यूरेशन को बढ़ाया गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये डिजीज जिस तेजी से इवॉल्व हो रही है, उसी तरह से स्टडीज आ रही है कि भाई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी कितनी, हर्ड इम्यूनिटी या फिर इम्यूनिटी हम एक्वायर कर रहे हैं वो कितने दिन रहने वाली है। तो क्या ये पैंडेमिक रोकेगी, क्या ये देश रोक देगी, इसका अभी हमारे पास बहुत एविडेंस नहीं है कि क्या 1 शॉट 2 शॉट लेने के बाद वैक्सीन रुक जाएगी। हमें ये भी नहीं पता कि 2 शॉट्स लेने के बाद, क्योंकि अब नॉर्मली ये बोला जा रहा है कि अगर आप ले चुके तो शायद 3 मंथ 4 मंथ तक आप एक्सटेंड करें, तो दूसरी शॉट लेने के बाद वो दूसरा शॉट कब लेना है उसका भी अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, स्टडीज आ रही है। नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि ये नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी 3 हफ्ते 3 महीने 4 महीने किसी में 6 महीने तक इम्यूनिटी रह रही है। उसी बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन चेंज करती है। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज अ प्लेस ऑफ एनी टाउन कि हमें वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, बच्चों का, अब मॉडर्ना का यूएस में तो दे स्टार्टेड द ट्रायल्स और रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, बट इन इंडिया वी डू नॉट नो, हमारे भी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बच्चों का छोड़ के ये 18+ वाले एज ग्रुप में आई डोंट थिंक देयर इज अ डाउट कि लेना है। जो थ्रोम्बोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं और किसी भी वैक्सीन के पोस्ट वैक्सीन डीमार्केशन, पोस्ट वैक्सीन जो थ्रोम्बोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं दे आर नोन। अब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज वेरी रैंडम, और वो रैंडम और वो परसेंटेज इतना कम है कि रिस्क ऑफ यू डाइंग ऑफ कोरोना से कोविड इज 1. say data 1.4, 1.1, 1.2 है, and you developing a complication is somewhere around 0.003%. So I don't think there is a doubt कि आप कौन सा रिस्क लेना चाहिए। I think you better take that risk, we better choose the risk of taking the vaccine and not taking the vaccine. And so as far as I am concerned, there is no doubt that we should be taking the medicine. Data evolve करेगा, कितने दिन तक immunity लास्ट करने वाली है, ये धीरे धीरे आएगा, इसके बेसिस पे गाइडलाइन चेंज होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ 2 शॉट्स हमें लेने हैं टुडे। थैंक यू। धन्यवाद अभिषेक पाठक सर। अब हम क्रिश्चियन कमलेश उपाध्याय सर कुछ वैक्सीन के लिए कुछ बातें बोल रही हैं। नंबर 1, इफ यू आर सिम्टोमेटिक डोंट टेक वैक्सीन, वी नो। नंबर 2, बिफोर वैक्सीनेशन नो रेमडिएशन इज रिक्वायर्ड। In fact, the today's guidelines say now false positive liver testing is required for the any COVID. After 2 vaccine again, after third dose दिया, then if you have an initial 72 hours fever or symptoms like COVID, they will be there. It's the effect of vaccine, not side effect. Effect of vaccine, fever, headache, body ache, everything. Beyond 72 hours, if the fever persists, you might be in incubation
incubation period, and that's why it is there. So then go for RT-PCR. Or FT-PCR. And another thing, if you are positive, don't take second dose immediately. That is also the reality. Otherwise, it may push up. It can go for a cytokine also. Then after second dose, it was 8 weeks. Initially, if you have a symptom, you have taken first dose, you are symptomatic, RT-PCR positive, then don't take second dose before at least 3 months. That's to be remembered. And the real protection starts after 2 doses, 15 days onwards. We have seen, sir has said that some people died in Bihar area also. So, after 2 doses, but we have to look into every cases, whether it was a 15 days after second dose, days were there or not. We have to look into the matter. Other post-vaccination, comforting events have been recorded in some cases, and the adverse event committee is keeping watch on that. As far as 18 years plus is concerned, those who are having obesity, childhood obesity is another issue. When the vaccine for children will come, that we will talk again. But as of today, 18 plus also, those who are having obesity or tummy is out, they are at risk of death. So those who are not affected so far, those who are having high risk, they must take vaccines in time. Whenever they turn comes, they must take it. Vaccine is a vaccine preventable disease, and one must take. If you are not diabetic, but your family is sick, your BMI is high, please go for diabetes testing. And the other thing, those who are having comorbid conditions, diabetes, hypertension, please see that it is under control. Otherwise, coming days, you are at risk. So, please be careful about that thing. In NMO, many times we are a doctor without stethoscope. Where we measure blood pressure, we measure sugar. So that thing must be promoted everywhere. Whenever the effort for your services, measuring the blood pressure with the and sugar measurement, and at least BMI, keep measuring everything ready with you. So you can warn the person who has taken vaccine, you are at risk. So those who are not taken vaccine or those who are not affected so far, they are highest risk. Last one thing I want to add before question answer, that Gujarat has seen maximum cases of fungus, mucormycosis, and I am in one of the committee also where the Government of India released that guideline also for before. Those who are survived the COVID, they should not relax. They have to regular follow that 15 days, 7 days, and required post-COVID discharge, regular follow-up, regular control diabetes and blood pressure, and tempering the steroid very fast is really indicated to prevent mucormycosis, and use of lukewarm water, and the water we are using for sanitation must be preferably hot so that we can prevent fungal. पर मैंने इसका उल्लेख अभी तक नहीं देखा, तो इसलिए मैं अभी इसकी अनुशंसा करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जो अन्य बातें मैंने ऑक्सीजन डिलीवरी के बारे में बताई हैं, उसकी स्वच्छता को लेके, उस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। धन्यवाद सर। दूसरा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन इन केस ऑफ कोविड माइल्ड और मॉडरेट। तो डॉक्टर कमलेश बताइए सर, क्या सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, for initial 5 days, Tylenol the diabetes.
other disease, just symptomatic management is sufficient. Then for URTI cases, for minimal pneumonia, patches on CT also. CT not before 5th or 6th day. That is also to be kept in mind. And for orally managing patients with the ivermectin, you can prescribe azithromycin for minimal disease beyond 5 days, no fever, saturation normal, and normal markers, CRP, D-dimer, and ferritin. For that, sufficient. Again, then injectable antibiotics in the form of, as I already mentioned, Pipranolol for ICU setup, we should use. We will not change antibiotics. The steroid is going on. We will wait till culture report comes. Otherwise, just changing antibiotics, 6 hours, just on the base of total count is not advisable. This total count raised may be a side effect of steroids to be kept in mind. By and large, the progression and death of the cases is mainly because of cytokine storm. So antibiotics have nothing to do in that phase. Those who are having more than 2 weeks of ICU stay and they have a prolonged type of therapy, more than 2 weeks, then you have to think of the injectable antibiotics, already as mentioned, and change as per facility report. Otherwise, purely antiviral plus in a first candidate antiviral, that too remdesivir, the results and everything is discussed. It is राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम. ऐसा भी राम तो दारू के लिए है, उसको भी राम है, ये भी राम से है. It is people feel it is effective, not to be. If you use right in time, it is not the drug, but there is a difference also. That everybody is using it, but not in URTI. But initial candidate, you should use that. And if the inflammatory marker is more steroid, number 2, and antibiotic role is practically minimal unless it is more than 14 days on ventilator therapy. Sir. के साथ साथ थोड़ा इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी है. तो वेदर वी शुड प्रेफर एजिथ्रोमाइसिन ओवर डॉक्सीसाइक्लिन. Azithromycin 3 days, not more than 5 days. Not for 7 days. एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन में एजिथ्रोमाइसिन प्रेफरेबल है या एजिथ्रोमाइसिन शुड बी प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट. Azithromycin. ठीक, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पोस्ट कोविड भी 3 वीक्स तक भी, उसके बाद भी लोगों में फीवर रह रहा है. ऐसी कंप्लेंट बहुत आ रही है. हमारी हेल्पलाइन में भी ऐसे बहुत कॉल आ रहे हैं कि बुखार कोविड नेगेटिव होने के बाद भी 2-3 हफ्ते तक फीवर रह रहा है. तो उसका क्या कारण है, उसके लिए क्या करना है? तो डॉक्टर रोहित से मैं डॉक्टर रोहित. डॉक्टर रोहित हमारे शायद सुन नहीं पा रहे. तो डॉक्टर रवि कीर्ति सर, आपकी देखिए, इस बार बहुत ये आम है. ये दूसरी लहर में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कई लोगों को बुखार बहुत लंबे समय तक रह रहा है, या एक बार वो ठीक हो जा रहे हैं, फेब्राइज हो जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा से बुखार आने लगता है. प्रायः ये 2 ग्रेड पायरेक्सिया ही होता है, ये जो दोबारा से आने लगता है. ये 2-3 सप्ताह तक ये चक्र अक्सर चल रहा है और ये 2 ग्रेड पायरेक्सिया ही होता है. ऐसा नहीं होता है कि 102, 103 आने लगा. अगर तेज बुखार आने लगे तो वैसे में तो हमें दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा कि इसको कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, और ख़ास करके अगर वो हॉस्पिटल से आया है तो इस बात की संभावना है कि इन्फेक्शन लेकर आया हो.
तो उसको हमें रीअसेस करना पड़ेगा एज अ फ्रेश केस प्रेजेंटिंग फीवर। लेकिन जो बाकी केसेस हैं जो ठीक हो गए हैं लेकिन ठीक होने के क्रम में 10वें दिन के बाद भी उनको 2 हफ्ते दूसरे या तीसरे हफ्ते तक माइल्ड फीवर आ रहा है 99, 98 पॉइंट समथिंग, और अगर अपने आप में वो ठीक महसूस कर रहे हैं तो प्रायः ऐसे लोगों को रीएश्योरेंस की ही आवश्यकता होगी। आप चाहें तो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स आप अपना देख कर अपने को आश्वस्त कर सकते हैं कोई गंभीर बात नहीं चल रही है। दूसरी बात है कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट कर देख सकते हैं। 6 मिनट तक पेशेंट को सामान्य गति से चलने को कहा और फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा, क्योंकि अगर फेफड़ों के अंदर शोध चल रही होगी, इन्फ्लेमेशन चल रहा होगा, तो कुछ न कुछ उसका ऑक्सीजनेशन पे फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये इस बार बहुत आम है कि दूसरे तीसरे हफ्ते तक कम बुखार लो ग्रेड पायरेक्सिया रहता है और ज़्यादातर में कुछ इसके गंभीर परिणाम नहीं होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। आप चाहें तो 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और कंप्लीट ब्लड काउंट करा के देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को तेज बुखार आने लगता है तो उसको जैसे आप किसी एक नए बुखार के मरीज को असेस करते हैं उस प्रकार उसको असेस करें। कमलेश उपाध्याय। In adults 30 and 40s, up to that age, मैंने ऐसे बताया पर हाइड्रेट फ्यूर अप टू 10 days is commonly observed, number 1, with normal SpO2 and normal markers, inflammatory markers, that is 1. Second thing, anything secondary converts, the fluid is coming, always think of the pulmonary mucor. And Sir has already mentioned initially more than 10 days to prescribe antifungal. You may not prescribe antifungal, but this person start thinking. Keep watch on procalcitonin. If it is available at your places, please don't rely on total count, rely on procalcitonin only to have it. And Sir has already mentioned, as a if it is persistent fever, take it as a fresh case in ICU and at the hospital acquired infections more like. That's all. Thank you. थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई ब्लीड, जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जीआई ब्लीड, उसका क्या कॉज है? और डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह इस बारे में कुछ मैं आंसर करेंगे। डॉक्टर प्रभात। नमस्कार। जीआई ब्लीड जो मुझे जान पड़ता है, जीआईबी एक तो माइक्रोथ्रोम्बी मेजेंट्रिक आर्टरी में वगैरह में माइक्रोथ्रोम्बी होने से उससे एक जीआई ब्लीड हो सकता है। सेकेंड, अब स्टेरॉइड जो ओवर यूज करते हैं उसमें जीआई ब्लीड उस कारण से हो सकता है, और ओवर ये मैंने एंटीकोगुलेंट के यूज के कारण भी थोड़ा हाई डोज के उसमें भी उसके कारण भी जीआई। नॉर्मली ये 3 कॉजेज समझ में आ रहे हैं जीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which finger is ideal for SpO2 bypass oximetry? तो जनरली हम इंडेक्स फिंगर में करते हैं, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स। जो बहन ने नेल पॉलिश नहीं किया वो फिंगर, जो फिंगर पे नेल पॉलिश नहीं वो हमारा वॉटिंग मार्क भी कभी-कभी मास्क करता है। एटलीस्ट वॉच द पल्स ऑक्सीमीटर फॉर एटलीस्ट 2 minutes, simplify 3 minutes. Don't think early. Don't take decision very fast. And suppose this cross if the digestion is patient lateral position में है, digestion नहीं है, then you can have arched one. So it must be clean. See that the veins are not compressed, straight one, and then take it. Particularly lateral foot when the patient are sleeping and you are taking on the dependent side sleep, that will be false SpO2. So preferably the veins should not be, see that veins are not compressed of that place. थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अक्षयदारी। एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, पेशेंट को ऊपर नहीं भेजना है, आपके सामने पेशेंट एक्सर्ट करना चाहिए बिफोर एडमिशन एंड बिफोर डिस्चार्ज। ऊपर गया वापस नहीं आएगा।
हंसते रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज of increase in saturation has been observed with respiratory exercise like drowning, abdominal respiration, pranayam and अनुलोम विलोम? तो मैं पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि जो भी इस बारे में आंसर देना चाहे अपना आंसर क्वेश्चन ले सकते हैं। अरे सर है डीएम है। सर प्लीज। Breathing exercise basically is really required from when you have a lesion on the lung. To prevent COVID, exercise is required. Particularly Surya Namaskar in the sunlight at 12 noon. But once you have a COVID pneumonia, avoid exercise and have a exercise mainly concentrating on the diaphragm, as well as deep breathing exercise. And with the spirocheops and those in a recovery state of the pneumonia to prevent pulmonary fibrosis, steroid on the 8th day onward, and some people use antifibrotic agents. Different approach is that if you are using, use it in the second week and not after the pulmonary fibrosis is already registered. Those who are in steroid tendency or having rheumatoid arthritis or any other chronic inflammatory disease where risk of pulmonary fibrosis is there, we are a group of patients where this therapy has more precise role to prevent pulmonary fibrosis. This is what I understand as far as. Otherwise, they are good for normal person, प्राणवायु and all this. हमारी जो method है वो सब करनी चाहिए, but under the guidance of physiotherapist. Not in your level. Let the physiotherapist to train you from 8th day onwards, second week onwards, and till your recovery is there, you should continue. Post-discharge weakness, two things, pulmonary involvement, and second thing is myocarditis. And some abnormal quantities are there and some minor clots are there and they are completely affected. Myocarditis also is seen in many cases. So, there are some people. Weakness is a symptom of SpO2 fall as well as myocardial dysfunction. And here the cases, those who are complaining of severe weakness, fragile weakness, they must be vigorously in the sense of judiciously. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर है कि वैक्सीनेशन में क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कि कैन ए डीवीटी पेशेंट टेक ए वैक्सीन और पेशेंट है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स कैन टेक वैक्सीन, या फिर पेशेंट टेकिंग एटीटी कैन टेक ए वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन में कौन कौन को एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आफ्टर वैक्सीन। तो डॉक्टर अभिषेक पाठक सर से मैं आग्रह करूँगा कि वो वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखिए इसके आंसर आते हैं जो पेशेंट इंक्लूड हुए थे, जो इसी को कंटेम्पलेट कर सकते हैं। कई चीज़ें जो ऑफ लेवल ट्रायल्स में नहीं तो उसका आंसर देना मुश्किल होगा, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है जो एक्सक्लूड किए गए थे वैक्सीन के साथ, जो भी वो या तो वैक्सीन उनमें तो हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी, राइट। अगर कोई हिस्ट्री है सीवियर एलर्जी को जो डॉक्यूमेंटेड है, तो अगर सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है आपको, हिस्ट्री है आप, तो यू शुड बी कॉशियस। इन फैक्ट दोनों कैटेगरी ऑफ वैक्सीन है प्रेजेंटली इंडिया में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे क्योंकि वो पेशेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, राइट। दूसरी चीज आती है, अगर आपको किसी कंस्टिट्यूएंट से एलर्जी है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वैक्सीन से, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन बेसिकली एल्यूमिनियम बेस्ड वैक्सीन कंस्टिट्यूएंट है उसका। तो और इधर मैग्नीशियम और सुक्रोज रिलेटेड वो आपको मैनुअल पे मिल जाएगा और नेट पे भी अवेलेबल है। अगर उन इंग्रेडिएंट्स में अगर नॉन एलर्जी है तो उनको अवॉइड करना है, उस रेस्पेक्टिव वैक्सीन को अवॉइड करना है। अगर आपको मतलब हिस्ट्री है कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, या अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो आपको बेसिकली कोवैक्सीन अवॉइड करना है। रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो आप कोवैक्सीन ना लें, स्टिल यू कैन टेक कोविशील्ड, राइट। और
सिमिलरली अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इन्हीं कॉम्प्रोमाइज केस में है, तो इट बिकम्स कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कोवैक्सीन एंड नॉट फॉर कोविशील्ड। तो ये कुछ चीजें नोन है, स्पेसिफिकली जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स है, लैक्टेटिंग फीमेल्स है, तो उसमें कोविशील्ड दे सकते हैं। जो मैनुअल आती है, जो ट्रायल्स थे, उसमें कोविशील्ड को एज ए प्रेग्नेंट फॉर लैक्टेटिंग एक्सक्लूड किया गया था। तो वो कोवैक्सीन नहीं ले सकते प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स, बाकी को दे सकते। तो आपको ट्रायल्स में से जो आंसर्स हमें मिल पाए हैं वो तो हम आपको बता पाएंगे एज एन एक्सपर्ट, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कि ऑफ लेबल है, जो कि ट्रायल्स में वो प्रूफ नहीं था, देन वो ऑफ लेबल चीजों के लिए बहुत ओपन है कंट्रोवर्सी के लिए, लेना नहीं लेना, इट इज आई मीन द रिस्क बेनिफिट हैज टू बी असेस्ड, और फिर शायद वो उसके आंसर्स या फिर फर्दर ट्रायल्स हो सब ग्रुप्स के लिए, तो फिर शायद हम बताएं। थैंक यू अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थमेटिक पेशेंट्स, COPD पेशेंट, ILD पेशेंट और अदर लंग डिजीज के पेशेंट्स को किस तरह से मैनेजमेंट में क्या करना है, या फिर उनको किस अलग से ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री रखनी पड़ेगी इसके बाद। देखिए एक बात है कि जो पहले से जिनको एस्मा या COPD है, उनकी जो पहले से दवाएं चल रही हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वे उसका प्रयोग जारी रखें, खास करके इस महामारी के दौरान, क्योंकि इस समय अगर किसी की सांस फूलने लगती है तो मन में शंका आ जाएगी कि ये मेरा दमे के चलते मेरी सांस फूल रही है या मुझे कोविड हो गया है, और अफरा तफरी वाली स्थिति हो जाएगी। जांच होगी, जांच के बावजूद शंका बनी रहेगी अगर वो नेगेटिव आता है तो इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर पहले से आप कोई इनहेलर ले रहे हैं तो उसका ठीक से प्रयोग आप इसके दौरान भी, इस महामारी के दौरान जारी रखें। अब बात आती है कि अगर ऐसे मरीज संक्रमित हो जाते हैं तो क्या करना है। तो एक बात है जिस पर पहले भी प्रकाश डाला गया है कि जो COPD के मरीज होते हैं, खास करके अगर हाइपर कैप्निया की प्रवृत्ति उनमें होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे रोगियों में हम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लक्ष्य है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। 88 से 92% के बीच हमारा लक्ष्य हो जाता है, न कि 94 से। तो ऑक्सीजन का टारगेट हमारा COPD के मामलों में, अगर खास करके हाइपरकैप्निया की प्रवृत्ति में है, तो हमें कम रखना है। एक बात ये है। दूसरा कि बीमारी के दौरान हमें भूल नहीं जाना है कि उनको पहले से एस्मा है या COPD है, ताकि हम उसके लिए जो ज़रूरी दवाएं हैं वो देते रहें, या तो इनहेलर्स चालू रखें, या अगर पेशेंट ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है या वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे मरीजों में हमें नेबुलाइजेशन देना पड़ेगा। बाकी जो दवाइयाँ हैं, स्टेरॉयड, एस्मा, COPD में भी लाभकारी होगा। एक्सैसरबेशन के दौरान हम इनका उपयोग करते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन से कोई नुकसान नहीं है। तो बाकी जो प्रबंधन है वो वैसा ही रहेगा, केवल ये दो बातों का ध्यान रखें। एक चीज़ COPD में, बाकी एस्मा में नहीं। COPD में हो सकता है हमें अपना टारगेट सैचुरेशन थोड़ा कम रखना पड़े, और हम भूले नहीं कि इस मरीज को पहले से एस्मा COPD है, उसका प्रबंधन जारी रखें बीमारी के दौरान। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू सी पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन, पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन का बारे में हमें क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या उसके बारे में किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो कमलेश उपाध्याय सर से मैं आग्रह करूँगा कि इस पर प्रकाश डालें। Number 1 is regular follow-up, meticulous follow-up, meticulous control of comorbid conditions, and the patient is filling the dry fitness mode, regular cardiac function evaluation, and the dimer follow-up also is required to some extent. Then mucormycosis. We have to practice use of
lukewarm water, gargling, inhalation, stimulation. If they are practicing, they have to be very careful and keep watch on symptoms of mucor. That is swelling on one side, paresthesia on one side, eye closure on one side, edema on one side, loosening of the teeth, and some discharge from the nose cavity, nasal blockage, and or opening even a black spot is seen. These are the things. Very fast growing tumor, fast growing fungus. We have seen even enucleation of the eyes also required, and intracerebral abscess also we have seen. So mucor is one of the things. Those who are on steroid therapy, those having high platelet level during their course of illnesses, need to be very careful, and those who require steroid. Somehow with the TOSI, we are is one of the risk factor, but is less with TOSI, is more with the steroid user diabetic population. 20 diabetic patients also we have seen this mucor fungus. So, and those who have even TOSI, in that case is reactivation of tuberculosis or cox spine. I have seen the patient who have required surgery for spine tuberculosis. So these are the things we have to be very careful. Otherwise, gradual physiotherapy, don't be in a hurry to come back to the. They must be fit physically, and overall sense of well-being must be assessed before they resume their job. Please, sir. थैंक यू सर। काफ़ी हमारा जो समय था 7 से 8 बजे तक का, उससे हम काफ़ी ऊपर गए हैं। और मैं अब हमारे डॉक्टर विशंबर सिंह हमारे राष्ट्रीय सचिव से आग्रह करूँगा कि हमारे सभी पैनलिस्ट को वोट ऑफ थैंक्स के साथ उनका धन्यवाद अर्पित करें। अपनों का थैंक्स होता है क्या? धन्यवाद मुकेश जी। नहीं प्राप्त अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, अपने साथ जुड़े हुए करीब सैकड़ों चिकित्सक और विद्यार्थी जो देश भर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर कमलेश उपाध्याय जी, डॉक्टर रवि कीर्ति सर, डॉक्टर प्रभात जी, डॉक्टर अभिषेक पाठक जी, डॉक्टर पुरोहित जी, और सभी जिन्होंने इंटरेस्टिंगली इसको सुना, देखा और आगे इसका यूज करेंगे। मैं नमो की तरफ से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद जो लैब रोल ऑफ लैब इन कोविड-19 पर रहेगा, आप सभी को उसके लिए स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। एक बार शांति मंत्र करके समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबों को नमस्कार। धन्यवाद सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। लाइव स्ट्रीम स्टॉप कर दें प्लीज।